हेलो फ्रेंड्स। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी करियर जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। इन्होंने पहले आईआईटी दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ाई की। कॉलेज के बाद इन्होंने डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस स्ट्रेटजी की फील्ड में काम किया और आज गूगल क्यूब कंपनी में एज ए सीनियर एनालिस्ट के रोल में कंपनीज को डेटा और एआई के थ्रू ग्रोथ करने और डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने बैटरी स्मार्ट जैसे इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी स्टार्टअप नेटवर्क में एक्सपेंशन और एनालिटिक्स पर भी काम किया। इनका एक्सपीरियंस एआई, डेटा बिजनेस स्ट्रेटजी, ईवी इंडस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक स्प्रेड है। आज हम इनसे कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे करियर कैसे चूज करें, प्लेसमेंट कैसे क्रैक करें, फ्यूचर जॉब मार्केट कैसा होने वाला है और पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करें। तो वेलकम करते हैं प्रिंस कुमार सर का। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? Good afternoon, Deep. I am doing great. What about you? आई एम ऑल्सो ग्रेट सर। सर, टुडे इज संडे, यू एंजॉय योर वीकडे? Yes, so definitely I do not enjoy my weekends. लेकिन मतलब वीकडेज पर बहुत ज्यादा काम हो जाता है, तो वीकेंड्स पर ऐसे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमना फिरना हो गया, तो मतलब वीकेंड्स ही होते हैं जहाँ पर मैं चिल कर पाता हूँ। तो यस डेफिनेटली सर। वीकेंड्स आर समथिंग विच आई लुक अपॉन फॉर। यस सर। सर, यस। हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपने स्कूल बैकग्राउंड और कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी जर्नी कैसे थी? ठीक है। ठीक है। तो मैं ओरिजिनली रांची से हूँ, झारखंड। और मैंने अपनी ट्वेल्थ करी है दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची से ही। मैंने अपनी जेई की प्रेप भी वहीं से करी थी। और उसके बाद मुझे एडमिशन मिला आईआईटी दिल्ली में। तो मैं 2024 पास आउट हूँ आईआईटी दिल्ली से। और उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट्स हुई थी बैटरी स्मार्ट में। और उसके बाद मैंने एक स्विच लिया, तो अभी मैं गॉगल क्यूब में एज एज अ सीनियर एनालिस्ट काम करता हूँ। ओके सर, आपकी जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यस। सर, जैसे यस। आपने ये सर जैसे बचपन से ही आपको टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स में इंटरेस्ट था या बाद में डेवलप हुआ आपको, कॉलेज के दौरान या स्कूल के दौरान? नहीं, मतलब स्कूल में तो एनालिटिक्स क्या होता है ये पता भी नहीं था मुझे एक्चुअली में। वो जब कॉलेज में आया तो फिर ऑप्शंस बहुत सारे एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या किया जा सकता है फ्यूचर में। तो फिर मुझे अपने सीनियर से पता चला कि ओके, टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स में भी कुछ ऐसा करियर बनाया जा सकता है। और फिर मैं कुछ चीज़ों पर काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि ट्रेंड लाइंस कुछ ऐसी चीज है जो मुझे एक्साइट करती है। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, एनालिटिक्स किया जा सकता है, एंड आई गॉट इनटू इट। तो वैसा सफर रहा है, मतलब कॉलेज में ही जो पता चला वो पता चला, स्कूल से तो कुछ भी पता नहीं था। यस सर। ऐसा है। सर, और जैसा आईआईटी दिल्ली में आपने एडमिशन लिया, यस। आईआईटी दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पे एडमिशन मिलना एक मिल स्टोन होता है। करेक्ट। और वहाँ पे आपका जेई मेंस का क्या स्कोर था और वहाँ पे आपका रिएक्शन क्या था एडमिशन होने के बाद? आपने कहीं से कोचिंग भी किया था? राइट, सो मेरा जेई मेन में स्कोर था अराउंड 6,000, और जेई एडवांस में मेरा स्कोर था अराउंड 3,500। और उसके बेसिस पर मुझे आईआईटी दिल्ली मिला। और माइलस्टोन डेफिनेटली यस, मतलब आईआईटी दिल्ली में आना सपना था मेरा भी। मुझे आईआईटी सभी दिल्ली का ही होता है। चाहिए था, टू बी वेरी आईआईटी ऑनेस्ट। दिल्ली जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यस। मिलना बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरा भी वही ड्रीम था, मतलब मैंने जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मेरा कंफर्म था कि मुझे दिल्ली ही जाना है, आईआईटी दिल्ली ही जाना है। तो मतलब वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि ठीक है, चलो हो गया। आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली। तो वो वैसा था। सर, आपने कहीं से कोचिंग भी की थी या सेल्फ स्टडी जेई मेंस के दौरान? हाँ। तो हाँ, मैंने कोचिंग ली थी। मैं कोटा नहीं गया था, मैंने रांची में ही कोचिंग ली थी, मैंने चैम स्क्वायर से पढ़ाई करी थी। तो मतलब वो कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली थी, मैंने वहीं से पढ़ाई करी थी। ओके। और मेजर फोकस मतलब अगर मैं जेई की प्रेप के लिए बोलूँ तो
वो सेल्फ स्टडी ही होना चाहिए, मुझे बाद में रियलाइज हुआ, अगर सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पा रहा है। क्योंकि ट्वेल्थ में क्या होता है ना कि आप स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन भाग रहे हो, तो आप इतने ज्यादा थक जाते हो कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। तो देन आई हाँ। लेटर रियलाइज कि सेल्फ स्टडी ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। यस। यस। सर, और कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो जिसने आपको चेंज किया हो? हाँ, सो कॉलेज लाइफ में मैं अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इनएक्टिव में था। तो मतलब हम उस टाइम पे कुछ बिल्ड करना चाह रहे थे। इनएक्टिव बेसिकली एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन टाइप की काम करती है, जहाँ पर आप मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं, लेकिन सोसाइटी को कुछ देने के लिए काम करते हो। तो मैं उसमें काम करता था, और वी वर बिल्डिंग समथिंग उस टाइम पे। और हम ऐसे रात में 4-4 बजे तक बैठ करके काम कर रहे थे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब आईआईटी में तो आ गया, पहले भी पढ़ाई करी थी, बट ऐसा नहीं है कि आईआईटी में आ करके सब कुछ मतलब बहुत चिल लाइफ है। यहाँ भी आकर के काम करते हैं प्रेशर लोग, होता है। बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। ऑफ कोर्स, यस, एग्जैक्टली। तो मतलब वहां पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे लोग, मैं बाकी लोगों को देख करके भी मोटिवेट हुआ। तो वो मतलब एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। यस सर। सर, और क्या होता है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की स्टार्ट किया था, राइट? बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा, लेकिन आपने राइट, करियर करेक्ट। डेटा करियर आपने डेटा एनालिटिक्स से बनाया। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ आपके, किस ईयर में हुआ, या कि आपने पहले से प्लान किया था ऐसा कुछ? हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था, तो फिर मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था प्रोफेसर के अंडर, मतलब आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के अंडर ही कोर में प्रोजेक्ट था, वो बायोटेक्नोलॉजी में यस। प्रोजेक्ट था। तो मैं वो प्रोजेक्ट जैसे जैसे करते गया, तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर ऐसा फील होने लगा कि भाई मेरे लिए बायोटेक्नोलॉजी नहीं बनी है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स हैं, जो कि मतलब रिसर्च फोकस करती है। और मुझे रिसर्च पेपर पढ़ने में ऑनेस्टली उतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अ, तो फिर मुझे लगा कि करेक्ट, करेक्ट। तो फिर मुझे स्विच लगा करना चाहिए। कि ठीक है, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट ही मेरा टर्निंग पॉइंट था, मतलब थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट मैं अभी उस टाइम पे एक्सप्लोर ही कर रहा था। तो फिर मुझे लगा, मतलब रिसर्च पेपर पढ़ते पढ़ते ही ऐसा मुझे लगा कि ठीक है, मुझे डेटा के साथ खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट है, रादर देन कि रिसर्च सेल्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और यस ह्यूमन सर। बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरा, कोर इंटरेस्ट। तो इसीलिए मैंने स्विच कर लिया उस टाइम से। सर, जैसा कि एक टर्म हम हमेशा सुनते हैं, डेटा इज अ न्यू ऑयल, तो ये टर्म कितना, एज करेक्ट। ए एनालिस्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे इस टर्म को? सो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब आई एग्री 1000% विद इट। अभी जैसे हम गॉगल क्यूब में काम भी करते हैं, तो हम D2C ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, और उनको डेटा पॉइंट्स ही चाहिए होता है। मतलब कोई भी ब्रांड को, कोई भी कंपनी को डेटा पॉइंट चाहिए होते हैं कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, किसमें उनको प्ले करना चाहिए। तो ये सब डेटा से ही आते हैं, आई थिंक। इसीलिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनालिटिक्स जस्ट एक मीन्स है कि उस डेटा को एक एक्शनेबल कुछ एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। सो यस, सर मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि डेटा इज द न्यू ऑयल। यस। जैसे आप गूगल क्यूब में काम करते हैं, वहाँ पे आपका रोल क्या है? गॉगल क्यू में मेरा सीनियर एनालिस्ट का रोल है। ओके। सर, गूगल क्यूब तो में उस वर्किंग कल्चर कैसा है सर? वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है आपका, कंपनी के थ्रू से? सो यस, मतलब मैं ये प्रीवियस कंपनी को भी माइंड में रख के बोल रहा हूँ। मतलब मोस्टली स्टार्टअप्स में ऐसा कल्चर होता है कि आप अगर कोई एक काम कर रहे हो, तो आप ही उस चीज के ओनर हो। मतलब कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिपेंडेंट, यस, कोई और डिपेंडेंट बंदा नहीं होगा उसके लिए। आप ही पूरा एक्सक्यूट करोगे, आप ही उसे स्ट्रेटेजाइज करोगे, और आप ही उसे मतलब फाइनली सक्सेस मेट्रिक भी देखोगे कि ठीक है, मेरा ये सही डायरेक्शन में गया,
प्रोजेक्ट या फिर गलत डायरेक्शन में चला गया। तो सब कुछ आप ही देखते हो, तो उस सेंस में मुझे लगता है कॉबल क्यूब में मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस मिली है, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रैटेजी में भी इन्वॉल्व होने का मौका मिला है। तो वैसा सीन रहा है, मतलब स्टार्टअप में जनरली वैसा सीन होता है। यस सर। सर, और यस। आपने जैसे ईवी स्टार्टअप बैटरी स्मार्ट में भी काम किया है, ईवी इंडस्ट्री में काम करते करेक्ट। सर टाइम, सर कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वहाँ पे क्या सीखने को मिला आपको ईवी इंडस्ट्री में? सो ईवी इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत अभी एक्सपैंड कर रही है। मतलब अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि ठीक है ईवी में ट्रांजिशन करो, एंड वो इन्वायरमेंट के लिए भी सस्टेनेबल है। तो मतलब एज एन एनालिस्ट अगर मैं बोलूँ तो मैंने वहां पर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एनालाइज किए, जैसे बैटरी के पिंग्स एनालाइज किए। फिर ओके। मतलब जब उससे इम्पैक्ट आता है तो उसमें मतलब मजा आने लगता है बेसिकली। तो मतलब मैंने देखा कि ठीक है, बैटरी स्मार्ट में बेसिकली हम स्टेशन खोलते हैं कि जहाँ पर ड्राइवर्स आ सके और वो पुरानी जो डिस्चार्ज बैटरी है उसको तो रिप्लेस कर सका। सबमिट कर दे। हाँ, और सबमिट कर दे और नई वाली चार्ज बैटरी को ले सके। तो हमें बेसिकली स्टेशन खोलने थे। तो हमने उस स्टेशन खोलने के पॉइंट को ऑप्टिमाइज किया कि कहाँ पर हम ओके। स्टेशन खोले कि हमारे मैक्सिमम शॉप्स आए। तो वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जो मैंने काम करा, और डेफिनेटली ईवी की लर्निंग मतलब मुझे आगे करियर में भी हेल्प कर रही है। लार्ज डेटा सेट्स के साथ खेलना वो काफी ज्यादा हेल्प कर रही है मुझे। यस सर। सर, आपने बैटरी नेटवर्क और आईओटी डेटा एनालाइज करके बिजनेस डिसीजंस इंप्रूव किए, राइट? कोई रियल स्टोरी करेक्ट। शेयर करें जहाँ पे डेटा ने कंपनी का डायरेक्शन चेंज कर दिया हो। ओके, सो ठीक है, मतलब यही एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टेशन हमें खोलने थे। तो पहले बहुत ही रैंडम लोकेशंस पर स्टेशन खुलते थे। मतलब ग्राउंड टीम जाती थी, फिर वहां देखती थी कि ठीक है स्टेशन खोलने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, रेंट वहां पर सस्ता है या नहीं है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा वो बिजनेस या नहीं होगा। वो सब चीजें देखते थे हम। लेकिन जैसे ही डेटा इसमें पिक्चर में आया तो फिर हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया कि वहां पर ड्राइवर्स का फुटफॉल कितना है, एक्चुअल में ड्राइवर्स आ कितने रहे हैं। अगर ड्राइवर्स ही नहीं आ रहे तो वहां पर स्टेशन नहीं खुलनी चाहिए आइडली। फिर रेंट का पैरामीटर भी डाल दिया, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर के हमने एक लीड ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया कि आप ओके। एक लोकेशन बताओ और हम बता देंगे कि उस लोकेशन पर आपको स्टेशन खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जो जिस पर मैंने काम करा था। ओके। यस। सर, आपने आपने फ्रॉड डिटेक्शन और ऑपरेशन एनालिटिक्स पर भी काम किया है। क्या इंडिया में स्टार्टअप्स को फ्रॉड और डेटा मिसयूज का चैलेंज होता है? डेफिनेटली ये तो होता ही है क्योंकि अभी जितना एआई आ रहा है तो डेटा पायरेसी की भी बात आएगी। तो मतलब फ्रॉड तो डेफिनेटली और भी इंडस्ट्री में, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में ले लो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब ये सिक्योरिटी। जो एआई, यस, अब जो ये एआई में ट्रांजिशन आ रही है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। वो डेटा पायरेसी के मामले में काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम मोस्टली बिना सोचे ही डेटा को फीड कर देते हैं एआई में, और एआई उसे अपने ट्रेनिंग मॉडल में यूज कर लेता है। तो वो डेफिनेटली इंडियन स्टार्टअप्स के लिए कंसर्नफुल है, इसीलिए वो डेटा के मामले में थोड़ा फिनिकी भी होता है। है। यस। अब आप गूगल क्यूब में, राइट? तो उसमें ग्रोथ इंटेलिजेंस करेक्ट। प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या करेक्ट। होता है, सिंपल लैंग्वेज में ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो गॉबल क्यूब बेसिकली ग्रोथ इंजन प्रोवाइड करती है डी टू सी स्टार्टअप्स के लिए। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप एक कंज्यूमर ब्रांड हो, मान लो कोई भी ब्रांड हो, आप ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, क्विक कॉमर्स पर लिस्टेड हो। यस। आपको जानना होगा कि मान लो कौन से नए कॉम्पिटिटर्स आ गए इन तीनों मार्केट में प्लेटफॉर्म्स पर जो, यस, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर जो मेरा मार्केट शेयर खा रहे हैं बेसिकली। कंपटीशन बढ़ा रहा है। जो, यस, वो एक डेटा पॉइंट हो गया। मान लो उनको नई सिटीज में एक्सपैंड करना है, तो फिर वो भी जानना इम्पोर्टेंट है कि मतलब
अगर 5 सिटीज है तो कौन सी सिटी का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा है, इसमें मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज करूँ लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट, या फिर एक्चुअली में मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठता भी है उस सिटी में या फिर नहीं। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो गॉबल क्यूब बेसिकली tries to answer all of them. है। Yes. सर आपने आपने कंपनीज को 1 करोड़ प्लस मंथली रेवेन्यू इम्पैक्ट जनरेट करने में हेल्प की, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? आपने क्या एफर्ट्स किए कि ये पॉसिबल हो पाया? So yes, ये भी इंटरेस्टिंग है। सो हमने 2-3 चीजों पर काम किया। पहले तो हमने इनसाइट्स प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और ओके। उसमें क्या किया हमने, बेसिकली आइडिया ये था कि हमारा एक डैशबोर्ड है, लेकिन वो कंप्यूटर पर लोग देख पाते हैं। अब अगर आप CXOs की बात करें, मतलब CXO लेवल ऑफिसर्स की बात करें, तो वो मोस्टली ऐसे सिस्टम पर नहीं बैठे होते हैं। उनको मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स चाहिए होते हैं कि ठीक है, मुझे ये एक्शनेबल इंसाइट दिख रहे हैं, मैं ये अपनी टीम को फॉरवर्ड करूंगा और इससे मुझे लाख रुपए का गेन हो रहा है, या फिर मतलब करोड़ रुपए का गेन हो रहा है, कुछ एक वैल्यू होगा। तो हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे मतलब वो एक्शनेबिलिटी पर फोकस करते हुए कि ठीक है, ये टॉप 5 चीज हैं जो अगर आप फिक्स कर लेते हो तो फिर आपकी से एक्स अमाउंट ऑफ गेन हो जाएगी। तो हमने पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दूसरा, हमने स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट्स भी लॉन्च करे। बेसिकली ये ऐसा था कि मान लो आप अभी मिल्क बेचते हो, बट आपके एडजेसेंट इंडस्ट्री है दही की, आप दही में घुसना चाह रहे हो, तो दही की कैटेगरी कैसी परफॉर्म कर रही है, उसमें टॉप सिटीज कौन से हैं जहां आप लॉन्च करना चाहते हो। ये सारे इंसाइट के साथ एक रिपोर्ट हम शेयर करते हैं, जो बेसिकली कंपनीज यूज भी करती हैं और अलग कैटेगरीज में एक्सपैंड करती हैं। तो वो सारे मेजर्स हमने लिए और कंपनी का रिवेन्यू बेसिकली ड्राइव किया। ये यस। सर, जैसे आपने करियर जर्नी में ऐसा कोई आपकी करियर जर्नी में कोई बिग फेलियर या मिस्टेक रहा हो जो आपको एक बड़ा लेसन दे गया हो? हाँ, ऐसे ऑफ कोर्स रहे हैं। अ, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली फेलियर मैं इसी को काउंट करूंगा कि मैं अपने कॉलेज के ईयर में मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट उसमें से कुछ ऐसी थी जो मैंने एक बार ऐसे मतलब मेरा सिंपल सा आइडिया था कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना है, तो मैं ये करूंगा कि मैं एक एक चीज को ट्राई करूंगा और डिस्कार्ड करता जाऊंगा कि ठीक है, ये तो मुझे नहीं करना है। तो फिर वो मैंने ऐसे फर्स्ट ईयर में ही सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ रोल मेरे लिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था कि ये तो मेरे लिए नहीं बना है। फिर मैं थर्ड ईयर में गया, फिर मुझे लगा कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर तो काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर कोडिंग शुरू कर दी थी। तो वो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने अगर ऑलरेडी एक बार उस पर टाइम दे करके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो फिर मुझे उसे पहले ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए था, रादर देन कि दोबारा मैं उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फिर से मुझे वो मजा नहीं आ रहा है। सर जैसे तो यस। आईआईटीज में क्या होता है, स्टार्टअप कल्चर भी होता है, तो कभी आपने कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करने का ट्राई किया? ऐसी कॉलेज में बात होती थी बहुत ज्यादा, मतलब मेरे कुछ दोस्त कर भी रहे थे, बट मेरा थोड़ा ऐसा था कि मतलब सिंस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ पैसे तो चाहिए पहले, उसके बाद फिर कुछ स्टार्टअप करूंगा। तो मतलब वही कॉलेज में मैं बहुत सारे लोगों से बात करता था कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, अभी क्या लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया मैंने। ओके। यस। सर जैसे कि लेट लेट करते हैं कि यदि आप आईआईटी नहीं जाते तो आपके पास क्या डिफरेंट करियर होता? आपके पास कोई प्लान भी था यदि आईआईटी में नहीं होता तो? ऑफ कोर्स, मतलब ये एक अच्छा सवाल है।
सो अगर मैं आईआईटी में नहीं होता तो फिर मैं ऑफ कोर्स, आईआईटी आपको एक हेड स्टार्ट दे देती है कि मतलब यस सर। आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी पैकेज मिल रही है और फिर जल्दी जल्दी थोड़े प्रमोशंस मिल रहे हैं। बट अगर मतलब टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से भी रहता तो फिर मैं डेफिनेटली कुछ और रोल्स में इन्वॉल्व होता, एक्सप्लोर करता अपने करियर अपॉर्चुनिटीज, और फिर मैं सूटेबल जगह पर पहुंच जाता। मुझे वो हेड स्टार्ट नहीं मिलती डेफिनेटली जो मुझे आईआईटी ने दिया है, लेकिन मैं 2-3 साल के लैग से, मतलब 2-3 साल मुझे टाइम लगता ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अपना राइट करियर पाथ एक्सप्लोर कर लेता। आईआईटी से आपको एक स्टेज मिल गया। करेक्ट, एग्जैक्टली। सर और जैसे भी 12th 11th के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं, राइट? 12th बोर्ड खत्म राइट। होने वाले हैं। तो सर आप ट्वेल्थ बोर्ड के बाद स्टूडेंट्स को करियर चूज करते वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है जो बाद में स्टूडेंट्स फेस करते हैं, कैसा नहीं करना चाहिए था? यस। सो मैं ये बोलूंगा, 12th के बाद तो होती है, उससे भी पहले वो मिस्टेक होती है कि पहले अपने माइंड में लोग कमिट कर लेते हैं कि मतलब मुझे तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। या तो वो पेरेंटल प्रेशर से हो, या फिर कुछ दोस्त अगर कर रहे होते हैं कि ठीक है, मेरे 4 दोस्त डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो मैं भी उनके पीयर प्रेशर में आकर के डॉक्टर बनूंगा। कोई तो भेड़ चाल आई विल फॉलो से कर वो लेते हैं। सब। करेक्ट, करेक्ट। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं। मतलब सबके स्ट्रेंथ्स अलग अलग होते हैं, मे बी कोई मैथ्स में अच्छा हो, कोई फिजिक्स में अच्छा हो, कोई बायोलॉजी में अच्छा हो। तो अपने पहले स्ट्रेंथ्स देखो, अपॉर्चुनिटीज अलग अलग एक्सप्लोर करो, अपने पेरेंट्स से बात करो कि आप किस में अच्छे हो, आपके पेरेंट्स भी बताएंगे, आपके दोस्त भी बताएंगे। और उसके बाद एक करियर पाथ सोचो कि ठीक है, मुझे अब कॉमर्स लेना है या फिर मुझे साइंस लेना है। तो उसके बाद करियर पाथ चूज करने में लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं यूजुअली। सर जनरली आपके यूपी, झारखंड और बिहार, ये तीन स्टेट ऐसे हैं जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट आता है तो मोस्टली यहाँ के स्टूडेंट्स ज्यादा टॉप में आते हैं। और करेक्ट। यहाँ के स्टूडेंट्स ही सही बात है। रिजल्ट्स में ज्यादा प्लेस बनाते हैं। तो क्या आपका भी फ्यूचर में करेक्ट। आगे कोई यूपीएससी की तरफ जाने का कोई प्लान है? सो इंटरेस्टिंगली मेरे पापा पुलिस में है और मेरे पापा ने काफी ज्यादा मुझे ऐसे यूपीएससी की हाई एस्पिरेशंस दे दिए हैं कि तुम यूपीएससी करो। ये प्राइवेट जॉब में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, उनका पॉइंट भी सही है। मैंने देखा है पुलिस वालों की लाइफ, मैं क्वार्टर्स में ही रहता था तो मैंने काफी ज्यादा उनके साथ इंटरेक्शन करी है। बट वही है कि अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट किस में है वो ज्यादा मैटर कर जाता है, मतलब रादर देन कि आपके पेरेंट्स किस में पुश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी एक पॉइंट के बाद समझते हैं कि मेरा बच्चा किस में अच्छा है। वो यस। अपने बच्चे को बस खुश देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फोर्स कर देंगे कि ठीक है मुझे यूपीएससी नहीं करना, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है तुम यूपीएससी करो। ऐसा तो नहीं होता है, वो बस मुझे खुश देखना चाहते थे क्योंकि मैं अभी भी हूँ काम करके। तो अ, वो मतलब जर्नी रही है मेरी थोड़ी गवर्नमेंट जॉब और ये प्राइवेट जॉब के बीच में। ओके। सर यस। आजकल पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर या इंजीनियर ही सेफ करियर है। क्या ये माइंडसेट अब आउटडेटेड हो चुका है या कुछ अपडेट, कुछ करेक्शन की नीड है इसमें? ये आउटडेटेड हो चुका है टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब आज आप कॉमर्स स्टूडेंट्स को देखो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखो, या फिर आप कंसल्टेंट्स को देखो, तो वो भी काफी सक्सेसफुल करियर बनाते हैं अपने। लेकिन सिंस पहले का एक एरा था जब इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे, या फिर डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब में होते थे, तो वो मतलब पेरेंट्स के दिमाग में एक घर कर चुका है कि ठीक है डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत ज्यादा पैसे कमाते, तो मैं अपने बच्चे को भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना देखना चाहता हूँ। यस सर। तो आई थिंक वो मेंटालिटी अब थोड़ी शिफ्ट हो रही है लोगों में। अब लोग कॉमर्स भी कर रहे हैं, आर्ट्स भी कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। यस सर। सर अगर कोई करेक्ट। 12th पास स्टूडेंट्स है, उसको पता ही नहीं है कि उसको लाइफ में क्या करना है, वो कैसे स्टेप मूव करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे डिसीजन ले?
ओके सो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा मतलब बहुत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास। तुम अपने सबसे पहले पेरेंट्स से बात करो कि अ, उन्हें भी एक अच्छा आइडिया होगा कि तुम किस चीज में अच्छे हो। वो तुम्हें हाँ। गाइड करेंगे थोड़ी बहुत। फिर अपने मेंटोर से बात करो, अपने एजुकेटर से। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम किस चीज में अच्छे हो। और फिर तुम अपनी अपनी मेंटालिटी भी देखो कि तुम क्या बनना चाहते हो आगे जा करके। तो अगर वो सब चीजें लेकर के तुम एनालाइज करो कि ठीक है मुझे ये बनना है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर होगा जो तुम्हें मतलब राइट करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ गाइड करेगा। तो यस। वो पाथ होना चाहिए। ओके सर, यस। रिमोट विलेज या स्मॉल टाउन के स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, अपॉर्चुनिटीज वो कैसे ग्रैब करें सर? उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं? करेक्ट। अग्रीड। देखो एक पॉइंट तक ये सही था, लेकिन अभी इंटरनेट के जमाना में रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं लोगों के पास। आई वुड से कि अभी लोग इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में आ वो चुके हैं, वही वो चूज ही नहीं कर पाते। एक्सप्लोर करते रह जाते हैं कि कौन सा रिसोर्स मैं प्रेफरेबली चूज करूं। तो जैसे रूरल स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे हम, तो रूरल स्टूडेंट्स के पास आज यूट्यूब एक फ्री रिसोर्स है, कोर्सेरा है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से वो कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन मिल सकता है उन्हें। और अगर उनके पास स्किल्स वो आ जाती हैं, तब वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने डोमेन में। तो आई थिंक उनके पास भी अभी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो बहुत ही पीछे नहीं रहेंगे अर्बन एरिया से। यस। सर डिग्री इज मोर इम्पोर्टेंट आर स्किल्स? आ डिफिकल्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि दोनों इम्पोर्टेंट है। स्किल्स डेफिनेटली आपको हेल्प करती है, लेकिन डिग्री आपको एक हेड स्टार्ट दे देती है। तो मतलब जैसे करियर लॉन्च मेरा काफी अच्छे पोजीशन पर हुआ था। वही अगर आप मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज वालों को देखो तो उनका करियर स्टार्ट थोड़े लोअर पोजीशन में होता है, लोअर रैंक में होता है। तो वही है, लेकिन एनी टाइम स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डिग्री आपको बस एक जॉब दे रही है। उसके बाद उसमें सरवाइव करने के लिए डेफिनेटली आपको स्किल्स चाहिए होंगे, और इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए भी आपको स्किल्स अपने अपग्रेड कंटिन्यूअसली करते रहने होंगे। तो स्किल्स डेफिनेटली टेक्स अ प्राइमेसी ओवर दिस। यस सर। सर जैसे आजकल एआई आ गया है, तो आजकल लोग बोलते हैं एआई जॉब खा जाएगा। आपको ग्राउंड रियलिटी क्या फील हुई इंडस्ट्री में जाने के बाद? एआई कितना इम्पैक्ट करता है? सो एआई मुझे लगता है अगेन वही रिपीटेटिव जॉब्स खाएगा, जो कॉपी पेस्ट वाले काम हैं वो एआई खा जाएगा। बट जो क्रिएटिव थिंकिंग वाली चीजें हैं कि मुझे से फॉर एग्जांपल कुछ सोचना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, और उसके बाद फिर मुझे उसके नुआंसेस सोचने हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो उसमें एआई अभी एटलीस्ट 10-15 साल तक बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, एम्पैथी की जरूरत होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। तो आई थिंक हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब अ, अभी भी इम्पोर्टेंट अरीनाज है जहाँ पर एआई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ओके सर, आप अपने रियल लाइफ में एआई का यूज करते होंगे, तो यस, आपको मैं यूज कितना कर रहा हूँ, हेल्पफुल मैं है? बहुत ज्यादा आपको यूज कर कितना रहा हेल्पफुल होता है? हूँ। डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हेल्प होता है, मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर देता है वो। मतलब जो काम मैं पहले 1 घंटा में करता था, वो काम अब 10 मिनट में होता है। मैं बस उसे जैसे क्लॉड हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गई, तो मैं उसे एक प्रॉम्प्ट दूंगा और वो फट से वो काम करके दे देगा मुझे। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन वही है कि जहाँ सोचने वाली काम आती है, जहाँ प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है, तो वो
एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो ओके। वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। ओके सर, अगर कोई यस। स्टूडेंट्स टीयर 3 कॉलेज से या टीयर 4 कॉलेज से है, तो क्या वो भी आपके जैसे करियर ग्रोथ अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो डिग्री होगी और स्किल्स उसकी मैटर करें, तो क्या वो अचीव कर सकता है? यस, सो आई थिंक इसके लिए क्यूरियोसिटी मैटर करती है, मतलब लोग कितना सीखना चाह रहे हैं। अ, ठीक है, मतलब उनको पहले स्टेज में थोड़ी दिक्कत आएगी, अ, उनको शायद हेड स्टार्ट वो ना मिले, लेकिन अगर वो एक बार इंडस्ट्री में चले जाते हैं, उसके बाद अगर वो स्किल्स को अपने अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, तो फिर वो एक हायर लेवल ऑफ हायरार्की में पहुंच सकते हैं। मतलब उसके बाद एक टाइम के बाद, जैसे मैं सेकंड जॉब में हूँ, तो ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, लेकिन वो एक टाइम के बाद मैनेजमेंट लेवल पर जाकर के मैं सिर्फ मेरी आईआईटी डिग्री मुझे हेल्प नहीं करेगी, मुझे मेरे स्किल्स ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, जैसे मेरी थिंकिंग एबिलिटी हो गई, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अप्रोच हो गई, तो ये सब चीजें ज्यादा मैटर करने लगती हैं विद टाइम। हाँ, डिग्री आपको स्टार्ट देगी, आपका करियर आगे लेके जाएगा आपकी स्किल्स। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके सर, जैसा कि आप कंपनीज को डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, राइट? क्या इंडिया में कंपनीज करेक्ट। अब ट्रूली डेटा ड्राइवन हो रही हैं? इंडिया में डेटा ड्रिवन अप्रोच अब आ रही है। पहले ऐसा होता था कि जो पर्सन सबसे सीनियर होता था, वो भी बिना डेटा दिए देखे हुए उसको लगा कि ठीक है ये अप्रोच वर्क कर सकता था, तो उसने अपना ओपिनियन बता दिया और उसके बेसिस पर डिसीजन ले लिया गया। लेकिन ओके। धीरे धीरे करके वो ट्रांजिशन आ रही है, जब डेटा को लोग देखते हैं, प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं, rather देन कि एक बंदे ने डिसीजन ले लिया और फिर उसको कंपनी एक्सिक्यूट करने लग गई। वो ट्रांजिशन आ रही है धीरे धीरे। ओके सर, कॉलेज यस। जैसे जिन स्टूडेंट्स का भी कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? सो चिल करो, पहला तो एडवाइस यही रहेगा। मतलब उतना स्ट्रेस नहीं है। पहले अगर तुम्हारी कंपनी में, सॉरी, अगर तुम्हारी कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, तो ऑन कैंपस ट्राई करो, अपने स्किल्स पर फोकस करो। अ, बहुत सारे नए स्किल्स इमर्ज हो रहे हैं, एआई में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, उन सबको एक्सप्लोर करो। अगर ऑन कैंपस नहीं होता है या फिर अच्छी कंपनीज नहीं आती है कैंपस में, तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स की स्कैर्सिटी है। बहुत सारे जॉब्स हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है अच्छे लोगों की, लेकिन लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अपने स्किल्स पर फोकस करो, और ऑफ कैंपस भी तुम अप्लाई कर सकते हो, और उसमें भी अच्छी पे मिल सकती है तुम्हें। सो डेफिनेटली नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो जैसे आपने कहा ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसका कोई आइडिया बताइए स्टूडेंट्स को। सो यस, इसके लिए मतलब दो तीन चीजें होती हैं यूजुअली। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करो, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करो, कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करो, गिटहब रेपोज में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, ताकि दूसरी कंपनीज को विजिबिलिटी मिल पाए, एचआर को विजिबिलिटी मिल पाए। ओके। दूसरी स्टेप जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपना कनेक्शन अच्छा बिल्ड करो। मतलब एचआरस को जा करके फॉलो करो, कंपनी के पेजेस जा करके फॉलो करो, तो वो ओके। कनेक्शन काफी ज्यादा हेल्प करती है। और तीसरी स्टेप, ऑफ कोर्स, आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, मतलब कंपनीज को जा करके अपना रेज्यूमे, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए ईमेल करो, और उनके उनके रिस्पॉन्स का वेट करो। आई थिंक वो जनरली टाइम लेती है, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उधर से। मैंने खुद ही ट्राई किया था ये, तो इसीलिए ये तीन स्टेप्स मैंने आउटलाइन कर दिए, और ओके। ये फॉलो किया जा सकता है। यस। ओके सर, आईआईटीज में जैसे सीनियर्स के कितने हेल्पफुल होते हैं, सीनियर से कनेक्शन बिल्ड करना कितना हेल्पफुल हो सकता है, और कितने वो हेल्पिंग होते हैं? यस, तो इसमें गए वो जमाने जब सीनियर्स रैगिंग लेते थे और बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब
जब से मैं जब कॉलेज में था तो सीनियर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, वो क्या क्या स्किल्स देखती हैं। और उनके इंटरेक्शन से ही मुझे लगा कि ठीक है, मुझे ये प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे ये प्रिपरेशन भी करना चाहिए। तो क्या? वो सब चीजें सीनियर्स ही हेल्प करते हैं। बाद में भी अगर आप देखो तो जैसे सेम कॉलेज का एक नेटवर्क बन जाता है, वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्या? यस। सर, जब हायरिंग टीम के साथ काम करते हो तो कंपनीज रिज्यूमे में क्या देखना चाहती हैं? सो दो तीन चीजें हैं। पहली तो कंपनीज देखती हैं कि जिस पर्सन का रिज्यूमे है उसको कोई एक इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि उसको बहुत सारी प्रोजेक्ट लिखने की जरूरत है, लेकिन एक प्रोजेक्ट कोई ऐसा हो जो स्टैंड आउट करे। अ, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो बंदे को, तो वो प्रेफर्ड होता है। दूसरी चीज है कि ठीक है, एक एकेडमिक्स हो गई, लेकिन और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पर्सन इन्वॉल्व है या नहीं है। तो उसके लिए फिर वही इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं एबिलिटी स्टूडेंट्स के। तो ये सारी चीजें हैं जो जनरली कंपनीज देखती है। क्या? सर, और जो यस। फ्रेशर्स होते हैं वो रिज्यूमे में क्या मिस्टेक्स कर देते हैं कि उन्हें नॉलेज भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी वो क्वालिफाइड नहीं हो पाते, वो इंटरव्यू में ही बाहर जाते हैं। तो वो कैसे क्या मिस्टेक्स कर देते हैं? ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सामने वाला इंटरव्यूअर भी एक इंसान ही है। तो ओके। उससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स जनरली बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो उससे उनका इंटरव्यू में भी शायद चीजें उन्हें आती हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेपरेशन कुछ और की कर रहे होते हैं और वो अप्लाई किसी और रोल के लिए कर रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर लो, सारे जॉब्स देख लो, और उसके बाद अपना प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड बनाओ कि ठीक है, मुझे यही डोमेन में जाना है। अ, तो मैं ये चीजें प्रिपेयर प्रिपेयर कर लूंगा, तो फिर मेरी ये रोल तो क्रैक हो ही जाएगी। और कॉन्फिडेंट रहो। बस यही चीजें मैं सजेस्ट करूंगा। सर, जैसे स्टूडेंट्स के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन इंटरव्यू में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इस प्रॉब्लम का क्या हम्म। फिक्स सोल्यूशन है? कैसे फिक्स करें इसको? तो ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी होती थी। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसको तीन स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली हर प्रोजेक्ट में ये तीन चीजें होती हैं। तो पहला, एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं। क्या? दूसरा स्टेप होता है कि आपने उस प्रोजेक्ट में किया क्या एक्चुअली में, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें करी। तीसरा क्या? स्टेप होता है कि आपने एक्सिक्यूट तो कर दिया, फिर आपने उसके सक्सेस मेट्रिक को कैसे देखा कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। तो अगर आप हर प्रोजेक्ट को इन तीन चीजों में ब्रेक कर दो, तो फिर आप प्रोजेक्ट को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन कर पाओगे। और इंटरव्यूअर भी इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा कि मतलब सब कुछ पता है बेसिकली इंटरव्यूई को। तो यूजुअली ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मतलब हम सब अपनाते थे, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया था। रेज्यूमे में जब आप अपने प्रोजेक्ट को लिखते भी हो, तो एक सेंटेंस में वही लिखो कि आपने आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने किया क्या, और आपने उसको उसके सक्सेस को मेजर कैसे किया। आपका वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था या नहीं था। नहीं भी था तो दैट डज नॉट मैटर, बट आपने उसको एक्सिक्यूट किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, क्या सोचा था और फिर एक्सिक्यूट किया था, दैट मैटर्स। ओके। सर, जैसे इंटरव्यू का सबसे फेमस और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसको, इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाए या कैसे स्ट्रक्चर करेक्ट। किया जाए कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए? करेक्ट। सो इसमें मैं ये जनरली सजेशन दूंगा कि अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा लंबा ना रखें। जनरली
30 से 40 सेकंड के बीच में रखें। आप अपना नाम बताएं। आपने, अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं कॉलेज में। आपने अगर कहीं इंटर्न करी है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर आप अपने इंटरेस्ट बता करके, इंटरेस्ट या हॉबीज बता करके आप उसे कंक्लूड कर सकते हो। मतलब जनरली अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं घुसते हो तो फिर वो एक इंटरैक्टिंग पॉइंट छोड़ता है जहां से आपका इंटरव्यूअर उसे कैरी फॉरवर्ड करता है कि ठीक है, आपने ये प्रोजेक्ट करा, इसमें आपने क्या किया बेसिकली। उस क्या किया ये इंट्रोडक्शन में मत बताइए। बस ओवरव्यू दे दो, और उसके बाद फिर इंटरव्यूअर वहां से कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। ओके सर, जैसे कि आईआईटीज है यस। या कोई भी टेक्निकल कॉलेज है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ टेक इवेंट्स होते हैं लाइक हैकाथॉन या आइडियाथॉन। तो ये जो इवेंट्स होते हैं सर, यहाँ पे कितना कितना हमें सीखने को मिलता है, या फिर यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, कैसे हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं, कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं यहाँ से। सो आई वुड से एकेडमिक्स अगर अलग रखें तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है इंडिविजुअल के ग्रोथ में। तो अगर कोई इवेंट हो रहा है और आप उसमें से होस्ट बने हो या फिर किसी एक पार्ट में इन्वॉल्व हो, कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनके माइंडसेट को जानोगे। फिर आप अलग अलग चीजें सीखोगे, नई नई चीजें जो रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपोजर देती है, वो आपको यूट्यूब से या फिर बुक से आपको रिटन लैंग्वेज में तो मिल जाएगी, बट वो एक्सिक्यूट आप वहीं पर कर पाओगे, या फिर जो रियल लाइफ स्किल्स होती है वो वहीं से सीख पाओगे। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैकाथॉन्स में भी अगर आप पार्ट लेते हो, मतलब जनरली वो कोडर्स के लिए होता है, बट अगर आप उसमें पार्ट लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो उसमें। टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना कैसे है, वो सारी चीजें सीखते हो। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये सारी चीजों को अवॉइड मत करो। ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है, आपके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। आपने ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, तो मैं मतलब हमारे कॉलेज में रॉन्डेवू नाम का एक फेस्ट होता है, तो मैं उसमें कोऑर्डिनेटर था। तो मैंने बेसिकली इवेंट को कराने में काफी ज्यादा हेल्प करी थी, मतलब हॉस्पिटैलिटी में था मैं। तो मैंने काफी लोगों से इंटरेक्ट करी, फिर उसमें काफी कुछ सीखने को मिला। फिर मैं ऐसे ही सिमिलर एक इनैक्टस क्लब में भी था, तो उससे भी मुझे काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला। मैं उस टाइम पे एमपी गया था, मध्य प्रदेश गया था बेसिकली ओके। कॉलेज की तरफ से, और मैंने अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करी, मैंने गांव के लोगों से इंटरेक्ट करी। वहां पर भील ट्राइब्स थे, उनकी पर्सपेक्टिव को जाना मैंने। तो वो रियल लाइफ एक्सपोजर काफी ज्यादा देती है। सर एमपी के किस सिटी में आप गए थे? मैं झाबुआ में गया था। एमपी झाबुआ, राइट, ओके। हाँ। यस। सर अगर किसी स्टूडेंट का कॉलेज ब्रांड स्ट्रांग नहीं है, जैसे आपका है आईआईटी, आपके पास तो है आईआईटी का टैग, बट कोई टीयर 3 या करेक्ट। टीयर 4 कॉलेज से है, तो क्या वो हम्म। कंपनीज का अटेंशन कैसे ग्रैब करे, कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा सकता है? करेक्ट। सो उसके दो तीन तरीके हैं अगेन। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा पावरफुल रखो, मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें ओके। स्टैंड आउट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आप हैकाथॉन्स में पार्ट करो। गूगल बहुत सारे हैकाथॉन्स कराती है, अलग अलग कंपनीज के हैकाथॉन्स होते हैं। आप कैगल पे जाकर के कॉम्पीट कर सकते हो। तो वो क्या करता है, वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है। फिर आप और भी लिंक्डइन पर मार्केटिंग वगैरह भी कर सकते हो, अपनी प्रोफेशनल मार्केटिंग करो, पर्सनल लेवल पर ब्रांड बिल्ड करो। और फिर आप कोल्ड ईमेलिंग करके रीच आउट कर सकते हो कंपनीज को कि ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट करा है जो कि रियली में इम्पैक्टफुल था, और अगर रिलेवेंट रही कंपनी के लिए तो आपको जरूर रिस्पॉन्स आएगा कंपनी की तरफ से। ओके सर, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, कैसे वहां पे मोटिवेट रहें, कैसे एनर्जेटिक दिखे, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कैसे करें? हाँ, तो ठीक है। इससे मुझे अपने प्लेसमेंट सीजन की याद आ रही है। मतलब हमारे प्लेसमेंट सीजन में भी वही होती है कि एक दिन में 6-7 इंटरव्यूज लाइन अप रहती है।
और यस। बेसिकली हम इतने ज्यादा ड्रेन आउट हो चुके होते हैं कि हमें बस दिख रहा होता है कि ठीक है भाई, कहीं से भी जॉब मिल जाए बस, अब तो कोई भी चलेगा। पहले ऐसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं कि ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाऊंगा, मैं गूगल में जाऊंगा। यस। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यूज होते जाते हैं, एक्सपेक्टेशन गिरते जाती है और लगता है किसी में भी हो जाए। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर आप किसी रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले उसमें क्या पूछे जाने वाले हैं वो सब सवाल आपको पता होना चाहिए। वो आप सीनियर से इंटरेक्ट करोगे, कंपनी के वेबसाइट को विजिट करोगे, रोल के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आप मॉक इंटरव्यूज दो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू कर सकते हो। जैसे कंसल्टिंग में केसेस में लोग करते हैं कि एक बंदा इंटरव्यूअर बना है, दूसरा इंटरव्यूई ओके। बना है और खुद में ही केस प्रेप्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप अगर ऐसा इन्वायरमेंट अपने अराउंड बिल्ड करते हो, तो आपको एक्चुअल इंटरव्यू में जाकर के ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने तो ये पहले ही कर लिया प्रैक्टिस हो है, जाती है। ये फेस कर लिया। यस, प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप उतना ज्यादा घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, और आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे। ओके। सर, जैसे आपने बताया कि आप एमपी में झाबुआ में विजिट किए हैं, राइट? किसी कॉलेज या इवेंट में आपने करेक्ट, पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे, राइट? तो आपने करेक्ट, करेक्ट, आईआईटी का भी कल्चर आपने एक्सप्लोर किया हुआ है, और वहाँ पे एक लोअर लोअर प्लेस में भी आपने कॉलेज विजिट किया है। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या करेक्ट। मिला, कि यहाँ पे बच्चों को ऐसा क्या एक्सपोजर मिलना चाहिए कि आपके जितना उन्हें पैकेज मिल सके, या आपकी जितनी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल सके, ऐसा क्या कमी थी वहाँ पे झाबुआ में? सो झाबुआ में मैं गया तो वहां पर मोस्टली ऐसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स है, मतलब वो ट्राइब्स रहती है वहां पर। मोस्टली वहां पर ऐसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इवन प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं है। लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, काफी दूर दूर पर रहते हैं। हाँ, तो झाबुआ वहां बैकवर्ड पर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब वही देखा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उतनी ज्यादा अच्छे से एजुकेशन हो नहीं रही है लोगों की। मतलब टीचर्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, या फिर मे बी वो एफर्ट नहीं हार्ड मार वर्क रहे नहीं हैं, करना मतलब। चाहते हैं। यस, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज रीजंस मुझे लगा कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए यहाँ पर। और डेफिनेटली अगर हम मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास प्रिविलेज होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में जा पाएं, हम कोचिंग ले पाएं यस। अगर हम हमें कुछ समझना नहीं आती है तो। लेकिन उन लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं था। यस, सर, और जैसे प्लेसमेंट के टाइम स्टूडेंट्स को लिंक्डइन का कैसे यूज करना चाहिए, कैसे नेटवर्किंग बिल्ड करनी चाहिए? करेक्ट। सो इसमें दो तीन चीजें कर सकते हो। पहले तो देखो, एक अपनी कॉलेज की कनेक्शन होती है। मतलब लोग अपने कॉलेज में ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप अपने कॉलेज से देखो सीनियर्स को, वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर वो हेल्प है। करने को रेडी है, उनसे कनेक्ट करो और फिर हेल्प मांगो। अगर वो रेफरल दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रेफरल लेकर के आगे बढ़ो। या फिर ओके। एटलीस्ट उनसे ये पूछो कि रोल में क्या एक्सपेक्टेड है, कंपनी कैसा कर रही है। ये सब चीजें ओके। अगर आपको नॉलेज हो, तो आप मतलब इंटरव्यू के लिए बेटर प्रेप कर पाओगे। और मे बी आपके कनेक्शंस भी आगे चल करके हेल्प करें दूसरी चीजों में। ओके सर, जैसे आप गूगल क्यूब में काम करते हो, राइट? तो गूगल क्यूब का हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है? कोई फ्रेशर्स कैसे अप्लाई कर सकता है वहाँ पे? सो यहाँ पर दो प्रोसेसेस हैं। हम लिंक्डइन पर पोस्ट भी करते हैं। तो ओके। लिंक्डइन पर गूगल फॉर्म एक बेसिकली अवेलेबल होती है, उस पर आप अपना रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब रेपो, बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो सब अपलोड करके, और फिर अगर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस होता है रेफरल के थ्रू। मतलब अभी हम डायरेक्ट कॉलेज तो नहीं जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, बट हाँ, अगर कोई सीनियर है तो फिर उनसे रेफरल मांगा जा सकता है। वो इजीली रेडिली अवेलेबल होते हैं रेफरल्स देने के लिए। अ, तो आप रेफरल का भी यूज करके और एक इंटरव्यू लैंड कर सकते हो। ओके।
सर जैसा कि यस। आज का जॉब मार्केट स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, आपको ग्राउंड रियलिटी क्या लगती है? जैसे कई अभी वॉर सिचुएशन चल रही है, रिसेशन भी कुछ इशू है, तो आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी करेक्ट। क्या है? तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि रिसेशन है तो वो टेम्पररी है। मतलब ओके। जॉब मार्केट कभी भी बंद नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स को डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है। मे बी जॉब मार्केट 6 महीने के लिए स्लो डाउन हो जाए, 1 साल के लिए स्लो डाउन हो जाए, दैट्स फेयर। लेकिन वो आप उस टाइम का यूज कैसे करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप वो 6 महीने 1 साल का अच्छे से यूज यूटिलाइजेशन कैसे करो। करते हो? यस, अच्छे से यूज करो नई स्किल्स डेवलप करने में। एआई ने नई अपॉर्चुनिटीज भी खोल दी हैं। लोग बोलते हैं कि एआई जॉब्स खा रही है, लेकिन बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, एआई इंजीनियर की, ये सब स्किल सीखो। जब मार्केट ओपन होगा तो आप उन स्किल्स के साथ रेडी रहोगे जॉब लेने के लिए। तो मेन है कि आप फ्री टाइम का यूज कैसे करते हो, उस टाइम का यूज कैसे करते हो, दैट वुड डिफाइन योर करियर। ओके। क्या फ्यूचर में मल्टी स्किल्स प्रोफेशनल्स ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे या कि स्पेशलिस्ट होंगे? सो यस, इसमें मेरा थोड़ा ऐसा ओपिनियन है कि देखो, आप एक्सपर्ट तो एक चीज के हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो आपके लिए। लेकिन आपके पास अगर थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी चीजों का नॉलेज है अलग अलग डोमेन्स में, तो वो डाइवर्स आपके लिए प्रोफेशनल काफी ज्यादा एक्सपीरियंस। हेल्पफुल होती है। यस। जैसे आप मैं एनालिस्ट हूँ, मुझे मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो फिर मैं मार्केटिंग से बेटर कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं कंपनी के डॉट्स को बेटर कनेक्ट कर पाऊंगा, मुझे बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा होगा। तो वो चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती है प्रोफेशनल ग्रोथ में। यस। ओके। आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डिकेड्स, आने वाले डिकेड्स में कौन से स्किल्स मोस्ट वैल्यूएबल होंगी और कौन से स्किल्स पे अभी स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए जिससे नेक्स्ट 10 डिकेड्स में एआई के आने के बाद भी उनकी जॉब्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े? राइट। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो एआई अभी भी नहीं खा सकती। एआई को ट्रेन करने के लिए भी ह्यूमंस की ही जरूरत होती है। तो यस। डेफिनेटली एआई इंजीनियर्स या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है मार्केट में। फिर कुछ और रोल्स हैं, जैसे टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन करना, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रोल, या फिर एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स की रोल। ये सब काफी ज्यादा बूमिंग सेक्टर्स हैं और काफी ज्यादा ओके। हाई पेइंग होने वाले हैं आगे चल करके। तो इन सब रोल्स की अगर अभी से तैयारी होती है तो फिर आदमी वेल प्रिपेयर्ड होगा आगे आने वाले जॉब क्राइसिस के लिए। ओके। जैसे मोस्टली क्या यस। होता है, जो आईआईटी से पास आउट होते हैं या एनआईटी या प्रीमियम कॉलेज से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं फॉरेन जाना। तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान करेक्ट। है, या फॉरेन में जाना बेटर होगा या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करना चाहिए? मुझे इसमें ऐसा लगता है, मतलब काफी लोग होते हैं जो फॉरेन भी जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी है क्या? डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन अप हो रही है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखोगे तो आज काफी ज्यादा एक्सपैंडिंग है। हर दिन यस। मे बी शायद 10 या 100 स्टार्टअप्स पॉप इन हो रही हैं, और गवर्नमेंट वो भी सपोर्ट जॉब्स कर भी रही है। क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। वो जॉब्स भी क्रिएट कर रही हैं। तो मुझे लगता है इंडिया का मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहा है और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, यहीं पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर अ, आप या मुझे फॉरेन जाना हो तो मैं डेफिनेटली एक्सपीरियंस के लिए जाऊंगा। मैं वहां से कोई नई चीज सीख करके आऊंगा और उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन ओके। वहां पर ऐसे मतलब परमानेंट रेसिडेंट के लिए जाना मुझे थोड़ा अभी डाइसी सा लगता है, क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओके। सर जैसे इंडिया भी सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया में, सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स इस समय करेक्ट। इंडिया में बैठे हुए हैं। और जितने भी इंडिया वर्ल्ड के मार्केट है वो अपना इंडिया को इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, राइट? तो आपको करेक्ट। क्या लगता है, जैसे अभी इंडिया कंज्यूमर है सबसे बड़ा, तो क्या आने वाले टाइम में ग्लोबल टैलेंट हब भी बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। जो इंडिया की हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया के पास यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ये यस। अगर सही डायरेक्शन में चैनल कर दिया जाए, उनको प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए,
तो इंडिया में वो कैपेबिलिटी है जो मतलब इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सके बेसिकली टैलेंट्स में। सो इंडिया तो का आज से टैलेंट पूल डेफिनेटली बहुत जो ज्यादा आज बड़ा से है। 90s के टाइम पे चाइना ने किया था, वो चीज़ अभी इंडिया को करने की नीड है। करेक्ट। डेफिनेटली वो अगर इंडिया आज करती है, स्किल्स पर फोकस करती है, तो फिर इंडिया बहुत आगे तक जाएगी। इवन चाइना के भी आगे जा सकती है। ओके। यस। सर जैसे इस समय वॉर क्राइसिस चल रहा है दुनिया में, गल्फ में वॉर चल रही है, तो जब वर्ल्ड में रिसेशन या वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो इंडियन जॉब्स मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या जॉब लॉसेस या प्रोजेक्ट्स आना इंडिया में बंद हो जाते हैं फॉरेन से? सो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि कुछ फॉरेन के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो अ, वो थोड़े हैम्पर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बेसिकली अपना डे टू डे एक्टिविटी छोड़ दें। मोस्टली जो कंपनीज करती है वो कंज्यूमर्स को कुछ कुछ या तो फैसिलिटी दे रही हो या फिर उनके बिहेवियर को एनालाइज करती है। तो वो सारी एक्टिविटीज बंद नहीं होती तो कंपनीज भी बंद नहीं होती है। तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसमें, स्लो डाउन जरूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंटायरली बंद हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये क्राइसिस भी अगर है तो स्लो डाउन थोड़े पीरियड के लिए है। ये 2-3 महीने में अपलिफ्ट हो जाएगी और फिर मार्केट्स नॉर्मल बिहेव करेंगे। ओके। इंडिया में ईवी का फ्यूचर कितना है, और ईवी कैसे इंडिया में ग्रो कर रहा है? डेफिनेटली इंडिया में ईवी का फ्यूचर है। अभी आपने शायद ये देखा होगा, मैंने पढ़ा था कि टाटा की नेक्सॉन ईवी सबसे हाँ, हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई। यस। यस। तो मतलब लोग ईवी खरीद रहे हैं, ईवी की तरफ स्विच कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया में थोड़े चैलेंजेस हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। तो वो सब चीजें अगर टैकल हो जाती हैं तो ओके। फिर इंडिया ईवी में अच्छा कंज्यूमर मार्केट बन सकता है। और ओके। डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा पुश कर रही है, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर रही है। तो नए प्लेयर्स भी इमर्ज कर रही है। टाटा महिंद्रा की बात करें तो वो बहुत सारे ईवी कार्स बना रहे हैं और इंडिया के कंज्यूमर मार्केट को टैकल कर रही है। हाँ, यदि हम ईवी में शिफ्ट होते हैं तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो भी रिड्यूस होगा। डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा है ये। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी उसे पुश कर रही है। ओके। यस। सर जैसा कि आप झारखंड से हो, राइट? तो आप दिल्ली आए होंगे, करेक्ट। तो आपको कुछ ऐसा चेंजेस लगा कि जो आपको झारखंड में जैसे कल्चर डाइवर्सिटी होती है, और भी कुछ आपको दिल्ली दिल्ली में देखने को मिला, ऐसा कुछ फील किया आपने? राइट। सो ऐसा है कि झारखंड में मेरे दोस्त थे और मैं उनके सर्कल में ही रहता था। लेकिन दिल्ली एक बहुत ज्यादा डाइवर्स मार्केट है। यहाँ पर आपको नॉर्थ से भी लोग मिलेंगे, ईस्ट साइड से भी लोग मिलेंगे, साउथ से भी लोग मिलेंगे। तो मतलब ये एक इंडिया का हब बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। मैं डेफिनेटली स्टार्टिंग में आया तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो मैं और ज्यादा ओवरवेल्म हो गया थोड़ा। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। जैसे रांची उतनी बड़ी मार्केट में भी ना हो जितनी दिल्ली अभी एक मार्केट बनी हुई है। ओके। सर पेरेंट्स को क्या स्किल्स encourage करनी चाहिए बच्चों में, कि बच्चों का जो स्टार्टिंग से है वो एक डिजिटल इमेज एक अच्छी बने, और वो सीख सके डिजिटल स्किल्स इजली? ऐसी क्या स्किल्स बिल्ड बिल्ड करनी चाहिए, उन्हें कैसे डायरेक्शन देनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को? करेक्ट। सो पेरेंट्स को पहले तो बच्चों को एथिक्स सिखानी चाहिए। अगर वो प्रॉपर मैनर सिखाते हैं अपने बच्चों को तो जो डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं उन्हें बेसिकली रोका जा सकता है। फिर अ, बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की तरफ पुश करना चाहिए कि अभी जैसे कोडिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो सब में स्किल्स मतलब बहुत ही बचपन से अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए
तो फिर वो आगे चल करके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अगर वो पेरेंट्स हेल्प करते हैं, अगर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है, तो फिर वो करियर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ओके। सर मैंने टाइम हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि आईआईटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, रीजन डिस्क्रिमिनेशन फेस, कई बार बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या ये आपने कभी फेस करेक्ट। किया या आपने कभी ऐसा सिचुएशन देखा हो जब आईटीज में ऐसा हुआ हो? राइट। सो पर्सनली मैंने ऐसा नहीं करा है, बट ऐसा एक मैं याद कर पा रहा हूँ, मेरे 4 साल के आईआईटी डिग्री के दौरान एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। सो आई थिंक ये अभी भी प्रेवलेंट है, ऑल्दो इसकी एक्सटेंशन उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब बहुत ही शायद कम प्रेवलेंट है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स फेस करते हैं इससे। सर तो इसको तो लेके ये यूजीसी यूजीसी ने अभी कुछ गाइडलाइंस हाँ, भी जारी किए थे, तो आप उस पर आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू उस पर? यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी किए थे, मुझे लगता है अ, वो बहुत लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसे शॉर्ट टर्म में गाइडलाइंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं। है? उनके लिए आई थिंक प्रॉपर कमिटीज होनी चाहिए जो मतलब मॉनिटर कर पाए सिचुएशन, और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं और जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। क्या सर, क्या आजकल के स्टूडेंट सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन की वजह से फोकस लॉस कर रहे हैं अपना? डेफिनेटली ये तो है ही। मैं खुद ही हर आधे घंटे में इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप अपना चेक करते रहता हूँ। तो ये है, बट आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इंस्टाग्राम पर आप राइट चीजों को फॉलो कर रहे हो, न्यूज देख रहे हो या फिर कुछ और अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इंस्टाग्राम भी बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, एक सर्टेन लिमिट तक। उसको आप पूरा दिन नहीं चला सकते, मे बी 1-2 घंटे तक उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर वो आपके ग्रोथ को ड्राइव करेगी। क्या सर, और जैसे क्या होता है कि कुछ कॉलेज में मैनी टाइम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सोचते हैं कि यदि हम वहाँ पे गए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इससे बेहतर है हम रूम में बैठ के कोडिंग कर लेते हैं। कोड्स ऐप पे कोडिंग कुछ लोगों की स्ट्रिक्स चलती है, 1 महीने 2 महीने की कोडिंग की। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना इम्पोर्टेंट होता है, या कि फिर सिर्फ अपने एजुकेशन को ही फोकस करना इम्पोर्टेंट होता है? वो पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट करता होगा। करेक्ट। कैसे बैलेंस करें दोनों करेक्ट। को? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। मतलब मैंने ऐसे अपने दोस्तों को भी देखा है जो बाहर नहीं जाते हैं, उनको हाई पेइंग कोडिंग जॉब चाहिए होती है। तो वो अपने रूम पर बैठ करके अकेले कोडिंग करते हैं। लेकिन मैंने जब जॉब मार्केट भी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसे सिर्फ कोडिंग करना आता है, और एक क्या दूसरा स्टूडेंट है जिसे ठीक है थोड़ी कम लेवल की कोडिंग करना आता है, बट नॉर्मल कम्युनिकेशन में वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उससे रियल लीडरशिप लाइफ स्किल्स स्किल्स अच्छी पता है, है। पर्सनालिटी अच्छी है? करेक्ट। करेक्ट। तो कंपनीज ऐसे सेकंड वाले बंदे को ज्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके रियल लाइफ स्किल्स को डेवलप करती है। क्या करेक्ट। सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया में डिग्री का इम्पोर्टेंस ओवर हाइप्ड है? सॉरी, किसका इम्पोर्टेंस? डिग्री का इम्पोर्टेंस, पेरेंट्स कहते हैं कि एटलीस्ट डिग्री तो हो ही जाएगी, तो क्या डिग्री का इम्पोर्टेंस ओवर करेक्ट। हाइप्ड है? थोड़ा है डेफिनेटली। स्किल्स पर लोग कम फोकस करते हैं, डिग्री पर ज्यादा फोकस करते हैं। बट इन द लॉन्ग रन, अगर आपके पास स्किल्स है और डिग्री भी है तो आप बहुत ज्यादा बेटर पोजीशन पर होगे। लेकिन डेफिनेटली स्किल्स पर अभी फोकस शिफ्ट नहीं हुआ है लोगों का, लोग डिग्री पर अभी फोकस कर रहे हैं। तो अग्रीड कि वो ओवर हाइप्ड है थोड़ा इंडियन मार्केट में। यस सर। सर, क्या आईआईटी का टैग सक्सेस गारंटी करता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने ऐसे काफी अपने फ्रेंड्स को ही देखा है जो
आईआईटी की टैग लेकर के भी जॉब ढूंढने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास रिलेवेंट स्किल्स नहीं है। अ, वो शायद किसी और फील्ड में जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ और एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए हैं, जिससे वो रिलेवेंट नहीं रह पाए, उनके स्किल सेट रिलेवेंट नहीं है। रह पाए। आई थिंक आईआईटी डिग्री जॉब गारंटी नहीं करती है, ये एक मिथ है जो मुझे भी ट्वेल्थ में बोली गई थी कि भाई आईआईटी चले जाओ एक बार और फिर लाइफ सेट है। आईआईटी में आकर के देखो लाइफ सेट नहीं है, बहुत ही मेहनत करते हैं यहाँ पर भी आकर के बच्चे, प्रेशर और फिर होता है। स्किल सीखना होता है। करेक्ट, स्किल सीखना ओके। होता है और उसके बाद फिर जॉब मिलती है। ओके। क्या पेरेंट्स कभी यस। कभी क्या पेरेंट्स कभी कभी अननोइंगली अपने बच्चों का करियर लिमिट कर देते हैं? जैसे कि कोई बच्चा है अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, वो करियर ही पहले बनाए, तो क्या लिमिट कर देते हैं पेरेंट्स बच्चों को? तो उसे ऐसा क्या है, फील करना चाहिए? ऐसा है, सही बात है। मतलब मुझे भी लगता है कि अगर पेरेंट्स कुछ प्रोफेशंस को सुपर इम्पोज कर देते हैं बच्चों के ऊपर कि मेरा बच्चा तो आगे चल करके डॉक्टर ही बनेगा, तो वो एक मेंटालिटी हो जाती है। बच्चा कुछ और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता, वो बस एक ही चीज पर अलाइंड हो जाता है कि ठीक है फाउंडेशन मुझे हो तो आगे जाती है। चल करके, यस, मुझे आगे चल करके डॉक्टर ही बनना है, जो कि सही नहीं है। मे बी शायद उसका एक्चुअल इंटेलेक्ट डॉक्टर का ना हो, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बनने के लिए 3-4 अटेम्प्ट नीट की दे रहा हो, तो वो ऐसा। सही चीज नहीं है। आई थिंक उसे अवॉइड किया जा सकता है पेरेंट्स से, मेनली इसमें स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करना कि ठीक है मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मुझे क्या इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सब चीजें अगर स्टूडेंट्स ओपनली बात करे पेरेंट्स से, तो ये सब चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। सर, करियर सक्सेस के लिए 3 गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए? कैसे डिफाइन करेंगे आप? सो करियर सक्सेस के लिए डिफिकल्ट सवाल है ये। सबके लिए सक्सेस का मेट्रिक अलग अलग होता है, किसी के लिए सक्सेस यस सिर्फ सर। पैसे होते हैं, किसी के लिए सक्सेस फेम होता है कि मेरा नाम होना चाहिए पूरी सोसाइटी में। तो ये सबके लिए अलग अलग वैरी करता है। मैं अपने लिए अगर बताऊं तो मुझे अ, वो अपने फीट पर स्टैंड करने वाली चीज की, अगर मैं अर्न नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मैं अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाऊँ और फिर मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊँ, तो वो मेरे लिए सक्सेस का मेट्रिक होगा कि ठीक है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सिंस मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं मे बी शायद लोअर मिडिल क्लास के लिए या फिर लोअर क्लास के लिए कुछ कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए सक्सेस मैट्रिक होगा। ओके। अगर कोई स्टूडेंट्स एवरेज है, स्कूल में भी एवरेज रहा है, कॉलेज लाइफ भी उसकी एवरेज थी, क्या वो भी करोड़ कमा सकता है? उसका भी बेटर पैकेज लग सकता है हायर एमएनसीज, बड़ी एमएनसीज में? डेफिनेटली कमा सकता है, डेफिनेटली कमा सकता है वो, प्रोवाइडेड कि उसके पास रेलेवेंट स्किल्स हो। मतलब अगर वो जॉब मार्केट से अपडेटेड है, करंट स्किल सेट क्या चाहिए कंपनीज को उससे अपडेटेड है, तो फिर वो करोड़ की पैकेज ले सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज आज की डेट में ऐसे करोड़ का पैकेज मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनीज देती हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन वही है कि सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, क्योंकि वो स्किल सेट वो डेवलप नहीं कर पाते। अगर वो ओके। होता है तो फिर डेफिनेटली मिल सकता है उन्हें। ओके। अगर आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बोलना हो स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या होगा? ओके, सो ब्रूटल ट्रूथ, वो मैं बोलूंगा कि यार लाइफ बहुत चिल है। लाइफ जैसे जैसे आते जाए उसको वैसे वैसे मतलब प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करके बढ़ते जाओ। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती कि वो तुम्हारा मेंटल पीस डिस्टर्ब कर दे। मतलब चीजों को लाइटली लिया करो, इतनी भी लाइटली नहीं कि मतलब कुछ सही चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसा। अगर फेलियर्स आए तो उनको लाइटली लिया करो। हर कोई फेल होता है, तुम बड़े से बड़े एग्जाम्पल ले लो, हर कोई फेल होता है, लेकिन उस फेलियर से सीख करके तुम आगे बढ़ते हो, वो तुम्हारा करियर डिफाइन करता है। ओके।
सर जैसे क्या होता है कि 12th के बाद कुछ स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, वो 2 साल 3 साल करते हैं। कुछ स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन में चले जाते हैं। मेरे ही दो तीन फ्रेंड्स थे जो उन्होंने नीट की प्रिपरेशन की 4 साल, 4 साल 5 साल, बट फिर भी उनका कर एम्स वगैरह पे नहीं हो पाया, अच्छे कॉलेजेस उन्हें नहीं मिल पाए। तो उनके वो कैसे अपना करियर पाथ डिसाइड करें, क्योंकि उन्हें तो उनका तो यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो अब वो डिमोटिवेटेड है, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखे और अपना करियर स्टार्ट करें? ठीक है, तो पहली बात तो उन्हें ये क्लियर रखना चाहिए कि अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर ही बने वो। मतलब ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर एक अटेम्प्ट के बाद नहीं होता है तो वो बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडली आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये देखो कि मेरी स्ट्रेंथ डॉक्टर बनने की है या नहीं है, या फिर मैं डॉक्टर बनना चाह भी रहा था या नहीं बनना चाह रहा था। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में या फिर फैमिली के प्रेशर में डॉक्टर बनना चाहते हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लियर हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो मेरा मानना है कि वो हो ही जाएगा। मे बी शायद एक अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। बट हाँ, उसके बाद अगर मतलब एक पॉइंट होना चाहिए कि अ, मान लो सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो फिर मैं करियर के अपने बहुत सारे साल सिर्फ प्रेप करने में बर्बाद ना करूं। मेरे पास एक सेकंड प्लान भी होना चाहिए जो मे बी शायद डॉक्टर से अलाइन करता हो। मतलब मैं शायद सर्जन बनना चाहता था, लेकिन मैं कुछ और बना, लेकिन वो डॉक्टर से अलाइन कर रहा हो। तो मतलब मेरा काम में इंटरेस्ट भी है, और मेरा प्रोफेशन अलाइन भी कर रहा है उसी चीज से। ओके सर, यस। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आपको 1 वर्ड में आंसर देना होगा, राइट? सर जैसे कि ओके। स्टार्टअप चूज करना चाहिए कॉर्पोरेट जॉब स्टेबिलिटी के लिए? स्टेबिलिटी के लिए कॉर्पोरेट, लेकिन अर्ली इयर्स में स्टार्टअप। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जॉब के हम्म। लिए इंडिया वर्सेस अब्रॉड करियर, क्या चूज करना इंडिया, चाहिए? एनी टाइम। इंडिया। ओके। पैशन वर्सेस स्टेबिलिटी? डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी। ओके। यस। जॉब वर्सेस हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क तो करनी ही चाहिए। स्मार्ट वर्क अगर उसे करके आप कोई भी चीज जल्दी कर पा रहे हो तो स्मार्ट वर्क वुड बी ज्यादा बेनिफिशियल। ओके सर, आपका फाइनल मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स का करियर भी सेफ हो और पेरेंट्स भी हैप्पी रहें? पेरेंट्स भी ये ना हो कि स्टूडेंट्स हमारे डिसीजंस फॉलो नहीं कर रहा है, वो डिसोबे हो कर रहा है, तो वो भी कैसे सेटिस्फाई रहे? करेक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक इसके लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की, मतलब किड्स की रेगुलर इंटरेक्शन होनी चाहिए। मतलब मे बी शायद पेरेंट्स चाय पे चर्चा जैसे होती है, तो वो यस। अपने बच्चों से चर्चा कर सके कि ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम किस चीज में अच्छे हो। और उसके बाद पेरेंट्स और किड्स टुगेदर एक करियर पाथ निकाल सके। आइडली ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स कुछ सुपर इम्पोज कर रहे हैं और बच्चा कुछ और करना चाह रहा है। ओके। तो ये चीज मतलब पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। आई थिंक दोनों में काफी ज्यादा ओपन रिलेशनशिप होनी चाहिए, काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव, काफी ज्यादा इंटरैक्टिव, वो ओपननेस होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर फॉर योर यस। टाइम। सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। सर नेक्स्ट टाइम भी हम सर को इनवाइट करेंगे, यदि आपको कुछ कमेंट्स रह जाते हैं सर, कुछ व्यूअर्स ऑडियंस ओके। कमेंट्स रह जाते हैं, तो आपको फिर से करेंगे सर। ओके। ठीक है, ठीक है, ओके, आई विल बी हैप्पी तो टू ज्वाइन। सर थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। फ्यूचर में हम एचआर के साथ भी इंटरव्यू पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं। तो यदि ऑडियंस से अच्छा। कुछ भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। ठीक है, श्योर श्योर, हाँ। ओके। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। ग्रेट इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। गाइस, यदि आपके कुछ पर्सनल डाउट्स या क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमें प्रिंस सर से पूछना चाहिए था, तो आप सर को लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ कवर करेंगे। तो अपने डाउट्स
के क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।